हमें 5E मिशन के लिए काम करना है और 5E मिशन के तहत हमें 5 अलग अलग जो ईज है उसको अचीव करना है। वो जो हमारे लक्ष्य है उसको अचीव करना है। और वो कैसे अचीव करना है, तो ये सब कुछ करना है बिजनेस के तहत। ये सब कुछ करने के लिए जो एक्शन प्लान बनेगा बिजनेस का, वही है हमारे उद्योजक का एक्शन प्लान बिजनेस का। और देखते हैं कि इस तरह से 5E मिशन के तहत किस तरह से हम एक्शन प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले पहला जो ई है वो है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। हमारा पहला लक्ष्य है कि हम अपने क्षेत्र के पर्यावरण की पूरी तरह से रक्षा करेंगे, पूरी तरह से उनका संवर्धन करेंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा? तो इस चीज में हमारे पर्यावरण के कोई भी, यानी पानी का स्रोत हो, जमीन हो, हवा का कोई भी किसी भी तरह का प्रदूषण ना हो, इसका हम ख्याल रखेंगे। हम ख्याल रखेंगे कि हमारा क्षेत्र किस तरह से पानी में स्वयंपूर्ण हो। हम ख्याल रखेंगे किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। जब भी हम पर्यावरण संवर्धन की बात करते हैं तो बात सिर्फ वो मिट्टी की या पेड़ की नहीं होती, वो पूरी पारिस्थितिकी या बायोडायवर्सिटी हम जिसे कहते हैं उसमें आ जाए। तो उसमें पेड़ पौधे से लेके ये सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी आते हैं। तो इन सबका ख्याल रखना, ये हमारा होगा पहला लक्ष्य। अभी आप बोलेंगे कि ये जो आपने बताया है, ये जो काम है, ये तो बेसिकली हमारी एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी, लेकिन इसमें बिजनेस का एंगल किधर है या बिजनेस कैसे किया जा सकता है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो पर्यावरण के संवर्धन का लक्ष्य हमारा है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए चाहिए कि हम सभी मिलके अपना अपना योगदान दें। सभी ज्यादा से ज्यादा लोग मिले अपना योगदान देके ही हम एक काम कर सकते हैं। हम अपने गांव को अच्छी तरह से, जैसे मैडम ने बताया, वैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काम करने के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हमें एक मंच बनाना होगा, जिस मंच के ऊपर सभी लोग इकट्ठा हो और इस लक्ष्य के लिए काम करें। और कैसे बनेगा ये मंच? तो दोस्तों, ये मंच बनेगा जब सभी लोग अपनी आर्थिक उन्नति के लिए काम करेंगे। सभी के सामने होगा एक लक्ष्य कि हम अपने प्रदेश को सबसे ज्यादा आर्थिक विकसित करें। इस लक्ष्य को लेकर ये सभी लोग तैयार होंगे। अभी इसके ये काम करने का जो बिजनेस एंगल है वो ऐसा है कि बेसिकली हमें कम से कम 60% लोग हमारे साथ इस मिशन में जोड़ने हैं। कोई किसी से पैसे वैसे 1 रुपया किसी से नहीं लेना है, लेकिन इस मिशन के लिए सबको अपने साथ जोड़ना है। और बेसिकली ये जो 60% 70% लोग हैं, ये बेसिकली है हमारे कस्टमर बेस। तो हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे, आप अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम पंचायत में, तहसील लेवल पे जो भी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे, उसके लिए चाहिए आपको कस्टमर बेस। बहुत बार ऐसा होगा कि आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे उसमें बहुत सिंपल ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिसको बेचने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसे सिंपल प्रोडक्ट्स तैयार करके हम अपने गांव में, शहर में, अपने तहसील में बेचने वाले हैं। जो वो प्रोडक्ट जो आज की तारीख में मल्टीनेशनल कंपनीज बेच रही, वो सिंपल प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं। तो ये जो कस्टमर बेस है, ये कस्टमर बेस बेसिकली इसमें वो सभी लोग हैं जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये बिजनेस करने के लिए रॉ मटेरियल उगाएंगे। इसका मतलब इसमें सब किसान भी होंगे, इसमें महिला बचत गट होंगी, महिलाएं होंगी जो इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी, युवाएं हो गई जो अलग अलग लेवल का इसमें योगदान देंगे, रोजगार होगा। या हो सकता है कि हम लोग कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को निर्माण करें और उसमें अलग अलग लोग शामिल हो, और ये सभी मिलके बनेगा एक कस्टमर बेस। इनफैक्ट अगर हमारी संस्कृति आप देखोगे, हमारी संस्कृति सदियों से जो चली आ रही है वो कैसी थी? तो हमारा गांव अपने आप में एक स्वयंपूर्ण ऐसी अर्थव्यवस्था थी। हर गांव में आपको जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने के लिए स्पेशल लोग हुआ करते थे। कोई लोग ऐसे होते थे जो लोहे का काम करते थे, कोई लोग लकड़ी का काम करते थे, कोई दर्जी थे, कोई किसानों के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो औजार बनाने का काम करते थे। तो अलग अलग लोग अपने अलग अलग जरूरतों को पूरा करते थे और वो एक दूसरे के साथ वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करते थे। और इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्वयंपूर्ण थी। हमें किसी भी जरूरत के लिए बाहर से किसी से भी करने की, बिजनेस या कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी। इतना बेहतर, इतना खुशहाल हमारा गांव हमेशा रहा है। और इसलिए वो आज भी देखे हुए थे हमारे समाज में, ये अलूतेदार बलूतेदार जो पद्धति है, जो सिस्टम है, वो बेसिकली ढांचा है, वो फाउंडेशन है कि जिस तरह से ऐसा हुआ। हमें बेसिकली यही काम करना है। देखो आज की परिस्थिति ऐसे है ना कि हमारे छोटे छोटे गांव में
₹2 का भी अगर कोई प्रोडक्ट बनता है ना या बेचा जाता है, वो ₹2 का प्रोडक्ट भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी आके यहाँ बेच रही है। गांव में किसी भी छोटे और छोटे छोटे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ₹2, ₹5, ₹10 की, और वो कंपनी बेचती है बहुत ज्यादा मार्केटिंग करके, बहुत ज्यादा मार्केटिंग, बहुत हीरो या बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर रख के, और ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं पेट्रोकेमिकल से, क्रूड ऑयल से, जो पूरी तरह से सेहत के लिए, पर्यावरण के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। इससे कई ज्यादा बेहतर, बहुत 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 बेस्ट ऐसे प्रोडक्ट हम अपने स्तर पर बना सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जिसके लिए रॉ मटेरियल किसान बना सकता है, जिसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हमारे महिलाएं कर सकती है, और ये बहुत अच्छा सोल्यूशन कस्टमर को दे सकता है जो सस्टेनेबल है। बस यही काम हमें करना है, इसी काम के ऊपर फोकस करना है। और अगर मैं सिर्फ पर्यावरण की बात करूं कि हमें पर्यावरण का संवर्धन करना है, बस इसी के ऊपर भी फोकस करें, तो भी अभी नई नई इंडस्ट्रीज का जन्म हो रहा है, इनफैक्ट हो चुका है। अभी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है वो है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। अभी हमारा फोकस है, हमारा लक्ष्य है कि हमें हर गांव को, हर तहसील को कचरा मुक्त करना है। अभी कचरा मुक्त करना यानी क्या करना, तो बेसिकली हर तरह के कचरे को रॉ मटेरियल करके, रॉ मटेरियल जैसे बेचना, अलग अलग तरह का कचरा। आज हम देखते हैं कि हर जगह वो कबाड़ी वाले रहते हैं जो रद्दी लेते हैं, देते हैं, आगे बेचते हैं। तो वैसे ही आप समझिए ना कि हर ग्राम पंचायत में, हर जगह में सिर्फ शूज, सिर्फ चप्पल और बूट, वो उनका एक जो रॉ मटेरियल तैयार, जो कचरा है उसका एक रॉ मटेरियल तैयार होगा, वो जाएगा जाएगा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में। सिर्फ कपड़े, कपड़े का जो कोई रॉ मटेरियल है, जो यानी कचरा मैं बोल रहा हूँ कि वो इकट्ठा होगा और वो रॉ मटेरियल करके जाएगा उस इंडस्ट्री में। सिर्फ मेटल्स, जो अलग अलग तरह के मेटल्स वो जाएंगे, लकड़ी सिर्फ वो जाएगी, ई वेस्ट जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आने वाले दिनों में ये सभी जो रॉ मटेरियल, ये सभी तरह का कचरा, अभी कचरा नहीं बोलेंगे हम, इसे रॉ मटेरियल बोलेंगे, ये अलग अलग वर्गीकरण करके जब हम इसे इंडस्ट्री में भेजेंगे, तो बहुत सारे लेवल पे तो ये इसमें निवेश, ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में निवेश एमसीएल ही करेगी। अभी जो कुछ फंड हम ले रहे हैं और इसके आने वाले दिनों में जो साइज है, तो हो सकता है कि तहसील लेवल पे ऐसी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, प्लास्टिक की हो, रबर की हो, या बाकी किस चीजों की हो, या अगर ई वेस्ट की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि जिला लेवल पे एक ई वेस्ट का एक प्लांट बनाए, जहां हर जगह से सिर्फ ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। तो जो फिजिबिलिटी है उसके अनुसार हमें काम करेंगे। जो हमारे उद्योजक है वो बेसिकली कचरा नहीं, रॉ मटेरियल करके इसको बेचने का काम करेंगे। कुछ उद्योजक उस प्रोसेसिंग यूनिट में भी शामिल होंगे। तो ये बिजनेस का एंगल है जो हम करने वाले हैं। और उसी के साथ दूसरा वो है हर तरह का जो ऑर्गेनिक कचरा है, हर तरह का जो ऑर्गेनिक गीला जिसे कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में, ये सभी को हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने वाले हैं। और ये भी आने वाले दिनों में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली। दोस्तों, अभी तक बायोगैस को पूरी देश में हम गोबर गैस बोलते हैं ना, वैसे ही आने वाले दिनों में मनुष्य का गोबर गैस या मनुष्य गोबर प्लांट ऐसे बनने वाले। जिस तरह से पशु का गोबर लेके हम बायो सीएनजी या बायोगैस बनाते हैं, वैसे ही मनुष्य का गोबर लेके हम, या मनुष्य का सीवेज लेके ऐसे प्लांट होने वाले हैं। आने वाले दिनों में इसके भी प्लांट होंगे, अलग अलग साइज के होंगे, फिजिबिलिटी देख के, और इसमें एक बहुत बड़ा काम करने का अवसर हमारे पास है। तो ये भी इंडस्ट्री, इसका भी एक एक्शन प्लान बनेगा। और इसी के साथ अलग अलग जो सोर्सेस है ऑर्गेनिक वेस्ट से, वहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके एक्शन प्लान बनेंगे। ये था पहला ई, एनवायरनमेंट। दूसरा ई क्या है, एम्प्लॉयमेंट। दूसरा ई है रोजगार, 100% रोजगार। हमें अपने क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए 100%, 100% रोजगार तैयार करने की जिम्मेदारी लेनी। सभी लोग ऐसे हैं कि जिनको भी फुल टाइम जॉब चाहिए, ऐसे लोग जिनको जो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, ऐसे सभी महिलाएं, पुरुष, सभी लोग, युवा है। लेकिन इसी के साथ ऐसे भी लोग जो थर्ड जेंडर है, जो तृतीय पंथी, उनको भी किस तरह से हम जॉब दे, रोजगार दे, और किस तरह से वो अपने पैरों के ऊपर सक्षम हो या अपने आप में सक्षम हो, उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर भी एक्शन प्लान बनाएंगे। और इसी के साथ साथ स्पेशली एबल्ड हम लोग जिसे कहते हैं, विकलांग हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं, वो किस तरह से उनको रोजगार दिलाने का हम काम कर सकते हैं, किस तरह से हम वो अपने पैरों पे खड़े हो, स्वयंपूर्ण हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें एक्शन प्लान बनाना है। अभी आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
ऐसे कैसे कैसे हम सभी को पूरे जितने भी लोग हैं उनको रोजगार का निर्माण करें। और ये सभी लोग अलग अलग उनकी कैपेसिटी हो सकती है, उनका उन्होंने पढ़ाई उनकी अलग हो सकती है, एजुकेशन अलग हो सकता है, स्किल्स अलग हो सकता है, या बैकग्राउंड अलग हो सकता है, एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो किस तरह से फिर हम पूरी इनकी जिम्मेदारी ले और एक काम करें, तो ये हो सकता है। इसपे ये होगा 3E की वजह से। तीसरा ई क्या है? तीसरा ई है एम्पावरमेंट, यानी सक्षमीकरण, सशक्तिकरण। किनका? किसानों का और महिलाओं का। दोस्तों ये कोर एक्टिविटी है, ये कोर एक्टिविटी है कि जिसकी वजह से सभी कुछ चीजें आसान होने वाली। कैसे समझते हैं? तो सक्षमीकरण किसानों का, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा किसान आज क्या उगा रहा है, हमारा किसान आज क्या तैयार कर सकता है। और एग्रीकल्चर की जब हम बात करते तो एग्रीकल्चर यानी खेती तो है ही, लेकिन उसी के साथ अलग अलग चीजें, उसमें मत्स्य व्यवसाय भी है, उसमें पशुपालन भी है, उसमें फॉरेस्ट्री भी है। तो आज हमारे किसान, आज हमारे गांव के लोग क्या तैयार कर रहे हैं, क्या उत्पादन कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम कौन सा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो हमारा फोकस क्या रहेगा कि आज किसान जो तैयार कर रहा है उसके ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना। और ये हर चीज का हो सकता है। यानी आप अगर उसकी पढ़ाई करेंगे, जब आप एक्शन प्लान तैयार करोगे तब इसकी पढ़ाई आप करोगे, क्योंकि इतने सारे लोग आपके साथ होंगे गांव के। यानी आप सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं, टमाटर हो, प्याज हो, दाल हो या कॉटन हो, कौन सी वो चीज तैयार कर सकता है, और उसके लिए उसके ऊपर कौन सा प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं जो हम बेच सकते हैं मार्केट में, हम उसके ऊपर एक्शन प्लान बनेंगे, आप ही बनाएंगे। और आप अगर हम जब पढ़ाई करेंगे तो पता चलता है कि कई सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जा सकता है किसी से भी। लेकिन इमेजिन करिए आप कि ऐसे किसानों को अगर हम एक एक मूलभूत यानी एक गारंटी दे कि आप जितना चाहिए होगा, ये हमारी फैक्ट्री लगी हुई है, हम आपसे ये ले लेंगे। तो वो किसान जो आज समझे कि प्याज उगा रहा है और उसको पता ही नहीं कि 3 महीने बाद जब प्याज निकलेगा तो 5 रुपए का बेचा जाएगा, 50 रुपए का, या मुझे पैसा अपना मिलेगा कि, ऐसे किसानों को अगर पता चले कि यही मुझे मेरे गांव में ही इसको देना है, इस प्रोड्यूस को, और उसके लिए मुझे इतने इतने पैसे मिलेंगे, उसकी इकोनॉमिक्स अगर फाइनल हो जाए, तो वो खेती भी बेहतर करेगा ना। खेती को जो इनपुट्स है उसको वो बेहतर देगा। वो कोशिश करेगा किस तरह से मैक्सिमम मैं अपने 1 हेक्टर से ज्यादा उत्पादन लूं, क्योंकि मुझे यही जाके बेचना है। हो सकता है कि हम उसको भी मदद करें हर एक लेवल पे। इंश्योरेंस और बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि उनको भी पता है कि आप रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हो इस फैक्ट्री के लिए। तो ये पूरी जो व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था, और आपको पशुपालन के ऊपर भी ऐसे ही काम कर सकते हैं, मत्स्य व्यवसाय के ऊपर भी ऐसा काम कर सकते हैं। इन हर इसमें प्रोसेसिंग यूनिट एक बार आपने डाली कि एक बार किसान क्या उगा रहा है, लोग क्या उगा रहे हैं, उसके ऊपर हम क्या तैयार कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट, बस इसके ऊपर हमने काम किया, तो ये किसानों के और खेती के सभी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, और ये हमारा कोर होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें कई सारे अवसर तैयार होंगे। जब आप प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो कई सारी चीजें लगने वाली है। तो जो अपने पास लिस्ट है जिनको हमें रोजगार दिलाना है, ऐसे कई सारे लोग इस पूरे व्यवस्था में प्रक्रिया में काम कर सकते हैं। इनफैक्ट महिला सक्षमीकरण, अभी महिलाओं का सक्षमीकरण या सशक्तिकरण कैसे करेंगे हम, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हमारी है। वो क्या है कि जो किसानों से रॉ मटेरियल तैयार होगा उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे। हम देखेंगे कि मैक्सिमम हम सिर्फ और सिर्फ ये कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, या जिसे सूक्ष्म लघु उद्योग है, बस इनके मार्फत ही हम तैयार करें। हाँ, जहां फिजिबिलिटी नहीं है, जहां कंपलसरी की फैक्ट्रीज लगाना, अगर वहां करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हम बनाए वो महिलाएं बनाए, वो छोटे लेवल पे बनाए, जहां ज्यादा जो रोजगार निर्मित का अवसर। और ये एक बार आपने ये कर लिया तो कई सारी चीजें हैं, यानी हमें हेल्पर लगेंगे, हमें इलेक्ट्रिशियन लगेंगे, हमें ड्राइवर लगेंगे, हमें इवन इंजीनियर, डॉक्टर्स भी लगेंगे इन सभी चीजों में। तो दोस्तों ये जो तरीका है कि हमें जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो कंपलसरी महिला बचत गटों के मार्फत और उस स्तर पे करनी है, कुटीर उद्योग स्तर पे करनी है, सूक्ष्म लघु उद्योग उसके उस स्तर पे करनी है। और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जो हम तैयार कर सकते हैं और आप वही बेच सकते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। और उस पूरे प्रक्रिया में आज बहुत बड़ी रोजगार, 100% रोजगार निर्मित का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है।
इनफैक्ट आप देखेंगे कि महिला बचत गट तो फूड सेक्टर में आज एकदम सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स वो बना सकते हैं। जो भी आज मार्केट में मिलते हैं हमें दुकान में, बिस्किट का पैकेट लीजिए आप, उससे वो अलग अलग चिप्स और सब कुछ है, कोई जरूरत नहीं वो सब करने की, हमारे लोग तैयार कर सकते हैं और उनको बेच सकते हैं, सिंपल सिंपल यूनिट से। लेकिन किसानों के ऊपर, किसानों की जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसमें भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। यानी आज अगर देखें कि तो घरेलू ही कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो हमारी महिला बचत गट तैयार कर सकते हैं। ये साबुन, ये शैम्पू, ये छोटे छोटे कपड़े जो पहनते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं घर में, इसको आप कम मत समझिए। इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू का निर्माण होता है, इससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और इस प्रक्रिया में 100% जो हमें एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है इससे हो सकता है। चौथा ही होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी हमारे क्षेत्र का महत्तम मैक्सिमम आर्थिक विकास। अभी हमारे क्षेत्र, अभी मैं इसलिए बोलता हूं कि आपका अलग अलग सबका रोड मैप होगा, बिजनेस का या एक्शन प्लान होगा। इसका कारण यह है कि आपका हर का अलग अलग बैकग्राउंड, आप कहाँ रहते हैं, खेती क्या करते हैं, खेती क्या होती है वहां या नहीं होती, या समुद्र के इधर होते हैं या पहाड़ी इलाके से है, जो कुछ है। और कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अगर ऐसे हूं कि यानी किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं कि मेरे यहाँ इतनी अच्छी खेती नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए जहां दूसरी जगह होती है। तो ऐसे सोचने की बिल्कुल चिंता नहीं, सोचना का जरूरत नहीं। इसका कारण यह है कि आप देखोगे कि अगर हमारा पूरा भारत देश, इसकी पूरी जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो दुनिया में सबसे बेहतर है। यानी हमारा समुद्र अगर आप देखोगे तो हमारा समुद्र, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो दुनिया से सबसे बेस्ट है। इस तरह से वो समुद्र बनाया, आई मीन कुदरत ने बनाया। और कुछ कुछ ऐसी प्रजाति है वहां की जो बाकी कहीं नहीं मिलेगी, हमारे इधर ही आपको मिलेगी। जापान जैसा देश जो पूरी तरह से आइलैंड और समुद्र ही है, 50% से ज्यादा हमारे जो फिशरीज का एक्सपोर्ट है वो जापान ले रहा है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जहां आपको पता चलेगा कि हमारा पोटेंशियल क्या है। फॉरेस्ट में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो सस्टेनेबल वे में लिए जा सकते हैं और जो कहीं नहीं मिलेंगे, जो हमारे फॉरेस्ट में और आपकी जगह मिलेंगे। तो आपको देखना है कि मैं कौन से ऐसे एरियाज है जिसको डेवलप कर सकता हूं। इनफैक्ट दुनिया के सबसे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, ये अमेरिका, ये जापान, ये इजराइल, दोस्तों इनके पास बहुत कम रिसोर्सेस थे। भारत के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत कम। इजराइल ऐसा देश कि जहां सिर्फ 20% जगह पे आप खेती कर सकते हैं, 80% उनकी जमीन बंजर है। हमें जितनी बारिश मिलती है, पानी मिलता है, इस 4 महीने में जितना हमारा ऑन एन एवरेज डेली की बरसात है, उनका साल का वो साल की उतनी बारिश उनको मिलती है। तो ऐसे होते हुए भी इन सभी लोगों ने बहुत अच्छी इकोनॉमी डेवलप की, अपने रिसोर्सेस को सबसे ज्यादा डेवलप किया। बस वही हमें करना है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर हमें देखना है कि एग्रीकल्चर का कौन सा एस्पेक्ट है जो सबसे ज्यादा डेवलप हो सकता है। जैसे हमने देखा कि किसान क्या तैयार कर रहा है, उसके ऊपर हम क्या तैयार कर सकते हैं, प्रोसेस क्या कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ पशुधन, पशुपालन में कौन सी वो चीज है जो हम कर सकते हैं और उसके ऊपर कौन सी प्रोसेसिंग यूनिट या सपोर्टिंग यूनिट कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फिशरीज के लिए क्या कर सकते हैं, आज हमारे किसान या नाविक जो कर रहे हैं, उनको इनलैंड फिशरी हो या मरीन फिशरी हो, उसको कौन से सपोर्ट की जरूरत है कि जिसके लिए फिर वो अच्छा मार्केट हम तैयार करें, अच्छे प्रोडक्ट्स हम तैयार करें, उसको अच्छे पैसे हम दिलाने की कोशिश करें। फॉरेस्ट, तो ये सब उस एक्शन प्लान का हिस्सा होंगे। लेकिन उसी के साथ होगा आयुर्वेदा। दोस्तों आयुर्वेदा एक बहुत बहुत स्पेशलाइज चीज भारत की है। इनफैक्ट सभी जगह जो उपचार पद्धति है पूरी दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा डेवलप्ड अगर कोई पद्धति तो आयुर्वेदा है। अभी केरला जैसा केरला जो राज्य है, अभी केरला में आप देखिए ना, केरला में उपचार लेने के लिए फॉरेन से लोग आते, वहां रहते 15 दिन 1 महीने। तो हमारे यहाँ भी हम जहाँ रहते हैं वहां आयुर्वेदा के लोग अगर कोई स्पेशल चीज है, स्किल है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज हम डेवलप कर सकते तो उसका सेंटर हम शुरू करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। हैंडीक्राफ्ट, अभी हैंडीक्राफ्ट भी अपना स्पेशलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट भी दुनिया में कई जगह इतना डेवलप नहीं जितना भारत है। तो हमारे यहाँ भी कौन से ऐसे आर्टिसंस है या जो ये स्पेशल स्किल वाले ऐसे लोग हैं, और इनको किस तरह से सपोर्ट दिया जा सकता है। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार की जा सकती है, या क्या तैयार किया जा सकता है कि जो चीज वो बनाए, एक तो चीज बनाए और उसको हम मार्केट में बेचें। तो मार्केट को क्या जरूरत है, क्या हमारे पास स्किल्स है, इस पूरा जो ख्याल है ये हमारे एक्शन प्लान में होगा। और उसी के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे बांबू। अभी बांबू तो देखिए कि बांबू से इतने सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं,
तो जो आज की तारीख में ये प्लास्टिक रबर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स को वो रिप्लेस कर सकते हैं। ये प्लास्टिक मुक्त जो दुनिया बनानी है अभी पूरी दुनिया को, उसमें बांबू का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। लेकिन बांबू में अगर आप देखोगे तो बांबू सिर्फ इसमें नहीं, बांबू तो घरेलू जो चीजें हैं प्लास्टिक को इस रिप्लेस करने वाली वो तो है ही, लेकिन बांबू का बहुत ज्यादा महत्व कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। बांबू कई सारे जगह में, कई सारे इंडस्ट्रीज में एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल ऐसा ऑप्शन हो सकता है। तो इसी के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ अगर गांव में कुछ बांबू के ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत है तो वो इस एक्शन प्लान में आ सकता है, उसके ऊपर हम इमीडिएटली काम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें अगर अपने एरिया का क्षेत्र का मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, आर्थिक विकास करना है, तो कौन सी वो चीजें हैं, कौन से वो प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है जिसको हम तैयार कर सकते हैं, और वो जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो मैक्सिमम तैयार करके हम बेच सकते हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है वो हमें देखना होगा। और इसके ऊपर फोकस करके फिर हम वो एक्शन प्लान बनाएंगे कि कौन से बिजनेसेस हम अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। पांचवा ही एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा में सेल्फ सफिशिएंसी, ऊर्जा में स्वयं पूर्णता। दोस्तों हमें अपने क्षेत्र को हर तरह के ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना है। घरेलू ऊर्जा, घरेलू रसोई का ईंधन, उससे लेके ट्रांसपोर्टेशन, टू व्हीलर से लेके ट्रक बस सब, इंडस्ट्रीज, हर तरह की इंडस्ट्रीज उनको जो लगता है अलग अलग लेवल के ईंधन, कमर्शियल, यानी हर तरह का ईंधन में हम स्वयं पूर्ण हो सकते हैं। और स्पेशली इंपॉर्टेंट बिजली, ये सब कुछ हम बना सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है, हमें सिर्फ फोकस करना होगा ये दो प्रोजेक्ट के ऊपर, ये एम कोल यानी एम पिलेट और एमसीएनजी, बाकी कुछ भी करना नहीं है। जब हमें अपने क्षेत्र को हर तरह के ईंधन में स्वयं पूर्ण करना है तो सिर्फ इन दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होगा, एमसीएनजी और एमकोल, बस ये हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। और इसीलिए अभी जो रोड मैप हमने बनाया कि हर ग्राम पंचायत में जितनी भी खेती है 20% खेती अगर हम इस ऊर्जा खेती के ऊपर करें, नेपियर घास के ऊपर करें, तो हर ग्राम पंचायत में हम एक बायो सीएनजी यानी एमसीएनजी और एमकोल ऐसा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। और इसके बाद तो फिर हर तरह की ऊर्जा, बिजली से लेकर रसोई तक, ट्रांसपोर्टेशन तक, हर ऊर्जा हम बना सकते हैं। और ये होगा हमारा लक्ष्य, ये भी होगा हमारा एक्शन प्लान। तो दोस्तों बेसिकली हमें हर एक उद्योजक का एक बिजनेस एक्शन प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। तो अभी जो भी फंडिंग हम लेके आ रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। और ये जो फंडिंग है वो बेसिकली इस डेवलपमेंट के लिए ही है। और हमें इस फंडिंग के साथ जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी लोग, उनको करके दिखाना कि हमने कितना अच्छा विकास हमारे क्षेत्र का किया। जिस तरह से एक रोल मॉडल आज मैडम ने बताया कि किस तरह से उन्होंने किया और भी नेशनल और इंटरनेशनल मॉडल बनाए, वैसे ही हमारा गांव आज ये है, हम ऐसे ऐसे बिजनेसेस कर सकते हैं, इसमें ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है और इसे इतने अवसर, ये 5 वीक मिशन हम लोग तैयार करने वाले। और स्पेशली सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग जो भी बिजनेस करेंगे उसका 20% जो नेट हमारे पास प्रॉफिट रहेगा उसका 20% हम सीएसआर करके इस्तेमाल करने वाले, और उसी के साथ कई सारे जो सस्टेनेबल गोल्स है वो अचीव करने वाले। तो जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस सेक्टर है, वो सभी काम करते हैं सस्टेनेबिलिटी की दिशा में। और आज पूरी दुनिया को जरूरत है सस्टेनेबिलिटी की, पूरी दुनिया सिर्फ जो काम कर रही है वो सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में। तो अगर हम इस फंड का सही इस्तेमाल करें, इनफैक्ट करेंगे, तो ये करने के बाद ये निरंतर प्रक्रिया हो, क्योंकि इसमें निवेश करने वाले काफी सारे लोग, संस्थाएं हैं कि जो चाहती है आप इसमें काम करें, आप इसको दुनिया को बेहतर करें, आप इस फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करें, आप इस केमिकल कैंसर फार्मिंग को रिप्लेस करें, उस फूड प्रोडक्ट्स को, और इन सभी चीजों को जो हम कर सकते हैं। और भारत में इतना पोटेंशियल है दोस्तों कि किसी के पास नहीं है। क्यों हम 90% मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी सिविलाइजेशन का था, हम सबसे बड़ी इकोनॉमी इसीलिए थे क्योंकि रिसोर्सेस ही हमारे इतने हैं। और अभी फिर से वो व्यवस्था आई है, आप चाहते हुए भी फॉसिल फ्यूल को हाथ ही नहीं लगा सकते, वो कैंसर का खाना नहीं खा सकते। तो ऐसे सब चीजों में हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। इस फंडिंग के साथ जो भी बिजनेसेस करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसके बाद ये ऐसे चालू रखेंगे कि हमारा जितना पोटेंशियल है भारत का, वहां तक हम इसको लेके जाए। और भारत का पोटेंशियल क्या है? भारत का पोटेंशियल वही है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारा भारत देश बनता है। तो हमारा भी लक्ष्य यही है, इस 5E मिशन के तहत हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, और फिर से हमारे देश को वह उस स्थान पे लेके जाना
जहां हमारा देश पूरे दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय एमसीआर।